नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान की करंट अफेयर है जुलाई मंथ की। राजस्थान खेल खिलाड़ी। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? 6 पदक हैं। पहले खेल इंडिया बीच गेम्स घोघला बीच दमन द्वीप में आयोजित हुए। राजस्थान का पदक तालिका में 19वां स्थान रहा और शीर्ष राज्य मणिपुर। पदक 6, 1 रजत व 5 कांस्य। कबड्डी में रजत पदक जीता और पेंचेट सिलाट में 5 कांस्य पदक जीते, जिनमें चैनाराम, रवि चौधरी, अजय चौधरी, गायत्री चौधरी और पूनम बिश्नोई। नेक्स्ट है नॉर्दर्न स्लैम सिक्वेंस चैंपियनशिप। आयोजन मई 2025, SMS स्टेडियम जयपुर। विजेता अयान वजीर अली सन्या वत्स अंडर 19 बालक में है गुरवीर सिंह और अंडर 15 बालक में है श्रेयांश महाराष्ट्र। राजस्थान जो कि इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, तो राजस्थान में आते हैं दिव्यांशी जैन और गौरवी अजमेरा और सुभाष चौधरी। ये सीक्वेंस चैंपियनशिप रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्थान की महिला घुड़सवार जो एशिया की शीर्ष हॉर्स राइडर बनी है दिव्य कीर्ति सिंह। भारतीय घुड़सवार दिव्य कीर्ति सिंह एक बार फिर एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। 2022 हांगझाऊ एशिया खेलों की ड्रेसाज टीम स्पर्धा की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम की सदस्य रहीं। राजस्थान की दिव्य कीर्ति FEI की ग्लोबल रैंकिंग में 23वें नंबर पर हैं और एशिया की शीर्ष महिला घुड़सवार हैं। उन्हें वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि मई 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? 3रा स्थान। 4 से 15 मई 2025 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार राज्य के कई शहरों में आयोजित किए गए। संस्करण 7वां था। शुभंकर गज सिंह। कुल खेल जो हैं 27 है। कुल स्वर्ण पदक 285। ओवरऑल मेडल जो है शीर्ष 3 राज्य हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा और तीसरा राजस्थान है। महाराष्ट्र में 158 है, हरियाणा के 117 हैं और राजस्थान के 60 है, जिसमें 24 गोल्ड, 12 रजत और 24 कांस्य हैं। राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन। राजस्थान मेडल टेली। कुल पदक 60 हैं। ओवरऑल रैंक में 3रे नंबर पे है। राजस्थान ने सर्वाधिक पदक साइकिलिंग में जीते हैं, जो कि है 14 पदक। शूटिंग पुरुष कैटेगरी में राजस्थान 7 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बना। 3 स्वर्ण मयंक चौधरी व अभिनव चौधरी हैं। 2 रजत हैं उद्धव राठौड़ व विधि शर्मा और 2 कांस्य हैं कनक व्यास व अजनय सिंह। एथलीट्स 2 स्वर्ण 2 रजत। बॉक्सिंग 2 स्वर्ण 1 रजत 4 कांस्य। जूडो जो है वो है 2 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य। कुश्ती है 9 पदक, जिसके अंदर है 2 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य। ये प्रदर्शन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्राची व मयंक है 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक है। अश्विन भारद्वाज स्वर्ण पदक है। तान्या कांस्य पदक है। हर्षिता जाखड़ जिन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। मयंक चौधरी ने स्वर्ण पदक। सीताराम ने स्वर्ण पदक। आदित्य जाखड़ ने स्वर्ण पदक और महावीर ने रजत पदक। अगर हम इसमें इनका गेम्स हैं तो वो प्राची व मयंक जो हैं उन्होंने पिस्टल में जीता है। अश्विन भारद्वाज जो कि जूडो के हैं। तान्या जूडो के हैं। हर्षिता जाखड़ साइकिलिंग है। मयंक चौधरी जो हैं वो भी पिस्टल टीम के हैं और सीताराम जो हैं वो साइकिलिंग में है। आदित्य जाखड़ साइकिलिंग है। महावीर साइकिलिंग है। अभिनव चौधरी जो कि शूटिंग से हैं। पहली बार राजस्थान योगासन टीम ने बालक वर्ग में खिताब जीता और हंसराज धायल एथलीट्स गोल्ड मेडल। 63.18 मीटर डिस्कस थ्रो में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और राजस्थान के लड़कों ने साइकिलिंग में तीनों पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया।
नेक्स्ट है 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, जो कि बालक बालिका दोनों की है। मई 2025 आयोजन इसका तमिलनाडु में हुआ था। राजस्थान वुशु टीम के कुल पदक 29 हैं। ओवरऑल स्थान जो है वो तृतीय है। 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता आयोजन मई 2025 डीडवाना कुचावन। प्रथम स्थान जो है जयपुर टीम को है और दूसरा स्थान जोधपुर के है। तीसरा स्थान जो है वो कोटा को मिला है। नेक्स्ट है कि तीसरी नेशनल लैक्रोस चैम्पियनशिप 2025 आयोजन जयपुर में हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान में 5 स्वर्ण व 1 रजत पदक है और संबंधित खिलाड़ी में मोहनलाल गुर्जर जो कि सीनियर पुरुष रहे हैं, प्रणज त्रिपाठी, डोली मीणा, निशांत नागर, रोशनी बोहरा और सुनीता मीणा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडियन ओपन रिले कंपटीशन चंडीगढ़ में आयोजन हुआ है। राजस्थान की 3 रिले टीमों ने, एक ने रजत, दूसरे ने कांस्य और तीसरे ने भी कांस्य पदक जीता है, जो कि 400 × 100 वाली हैं। उसके बाद है कि नेक्स्ट है कि फोर्थ फेडरेशन कप कबड्डी राजस्थान बना उप विजेता। आयोजन अमरावती महाराष्ट्र है। राजस्थान ने सेमीफाइनल में सर्विसेज को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला रेलवे ने जीता और राजस्थान उप विजेता रहा, तो ये इम्पोर्टेंट रह गया है। और राजस्थान ओलंपिक संघ कबड्डी संघ अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत हैं। नेक्स्ट है कि 68वें नेशनल स्कूल गेम्स बॉक्सिंग नई दिल्ली में आयोजन हुआ और राजस्थान को तीसरा स्थान मिला और प्रथम स्थान दिल्ली, दूसरा स्थान हरियाणा और पदक के जो विजेता रहे हैं वो साहिल चौधरी रहे हैं। और सौम्या चौधरी की हैं। सौम्या चौधरी टेनिस प्लेयर हैं और कैटेगरी अंडर 12 श्रीलंका में आयोजित अंडर 12 लॉन टेनिस चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई और इससे पूर्व 16 मई 2025 को थाईलैंड में एशियन अंडर 14 C2 टूर्नामेंट में गर्ल्स डबल में स्वर्ण पदक जीता था। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की लॉन टेनिस रैंकिंग की अंडर 12 श्रेणी में दूसरा पदक स्थान हासिल किया। उसके बाद है गीता सामोता। सीकर जिले के चक गांव निवासी गीता सामोता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर कीर्तिमान स्थापित किया और ऐसा करने वाली गीता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं और गीता उदयपुर एयरपोर्ट पर बतौर उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान सुपरफास्ट। पहला है इसके अंदर प्रदेश में ओरण भूमि के संरक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश JR गोयल को बनाया गया। नेक्स्ट है संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा जयपुर में बनाया जाएगा और इन्होंने रैगर समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई। नेक्स्ट है मिसेज राजस्थान 2025। जयपुर की निधि शर्मा को मिसेज राजस्थान 2025 का खिताब प्रदान किया गया है। शंभूपुरा कोटा में बनाए जा रहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने गांवों में साफ सफाई के लिए बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स BSR लागू कर दिया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत श्रमिकों को माफ़ी चाहेंगे अकुशल 285, अर्धकुशल 297 तथा कुशल श्रमिक को 300 रुपये न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा एक ग्राम पंचायत पर औसतन 1 लाख रुपये प्रति माह व्यय किया जा रहा है। नेक्स्ट है ऑपरेशन शील्ड। 31 मई 2025 को प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। गौरतलब है कि भारत पाक तनाव के चलते पहला मॉक ड्रिल 7 मई 2025 को किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर ऑपरेशन शील्ड चलाकर सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन हमले से बचाव का पूर्वाभ्यास किया गया है। नेक्स्ट है बैटल एक्स डिवीज़न का युद्धाभ्यास। 1 जून 2025 को सेना की बैटल एक्स डिवीज़न ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास किया और इसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित एडवांस टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की गई है।
नेक्स्ट है जोधपुर गार्डन। 9 मई 2025 को भारत दक्षिण कोरिया सांस्कृतिक सहयोग 2025 के नामी बुक फेस्टिवल में जोधपुर गार्डन का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है गुड़ा लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट। यह 375 मेगावाट क्षमता का नया पावर प्लांट है जो गुड़ा कोलायत बीकानेर में लगेगा और यह पूर्णतः लिग्नाइट कोयले पर आधारित प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा 300 मेगावाट क्षमता का सोलर प्रोजेक्ट भानीपुरा बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट सेंटर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 24 मई 2025 से क्रियाशील हो गया है और यह सेंटर रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स एवं कोगटा फाउंडेशन द्वारा संचालित है। साइबर स्पोर्ट सेंटर के कार्य मनोवैज्ञानिक परामर्श, तकनीकी व कानूनी सहायता, ऑनलाइन उत्पीड़न रोकना एवं साइबर वेलनेस को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बोट पिछोला झील उदयपुर में उतारी गई है। यह बोट पेंटून तकनीक पर आधारित है जिससे कि आंधी तूफान में भी स्थिर और सुरक्षित बनी रहेगी। नेक्स्ट है कि नागौर सोलर पावर प्लांट सोलर 91 क्लीन टेक लिमिटेड द्वारा नागौर के मुआवना में 1.89 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है जयपुर मेट्रो फेज़ 2। जयपुर में सीतापुरा प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 43 किलोमीटर के नए रूट पर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर पर अंतिम मुहर लग गई है और यह अनुमानित है 11,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय बालक या बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन 4 से 5 मई 2025 को बीकानेर में किया गया। शीर्ष स्थान जयपुर, द्वितीय जोधपुर का रहा। नेक्स्ट है जटवाड़ा पीएचसी जयपुर को स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए कायाकल्प अवार्ड NRHM की ओर से प्रदान किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने और रोजगार प्रदाता बनाने हेतु प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है कि प्रदेश की पहली बाइक ऑन रेट सेवा की शुरुआत उदयपुर से हुई और सहकारिता मंत्री ने कोऑप राइड का शुभारंभ किया। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सन इन न्यूज़। वासुदेव देवनानी मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु नियुक्त किया गया है, अवधि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। लेजे लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी जोधपुर स्थित थल सेना की कोरनाक कोर के नए कमांडर बने हैं। वे कोरनाक कोर के 28वें जनरल ऑफिसर कमांडर बने हैं। प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत कोटा विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु बने हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर गौरव वल्लभ। जोधपुर के प्रोफेसर गौरव वल्लभ को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रमेश रतलैया जोधपुर मई 2025 में अमेरिका में NPK नैनो यूरिया के लिए पेटेंट प्राप्त करने वाली कृषि वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है राष्ट्रीय परिदृश्य क्योंकि जून 2025 चर्चित व्यक्तित्व। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विग-रॉ का नया प्रमुख 28 जून 2025 को किसे बनाया गया है, वो है पराग जैन। 1989 बैच के IPS अधिकारी पराग जैन को RAW का नया प्रमुख बनाया गया है और इस पद पर उन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी 30 जून 2025 को की गई है वह है रवि अग्रवाल। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ाने का फैसला किया है। अब उनकी नियुक्ति 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी और 1988 बैच के
भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रवि अग्रवाल 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले थे। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने 20 जून 2025 को पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष किसे बनाया है, तो वह शिव सुब्रमण्यम रमन। शिव सुब्रमण्यम की नियुक्ति 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए हुई है। उन्होंने इस पद पर दीपक मोहांती का स्थान लिया है। नेक्स्ट है कि 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, तो वह है साइप्रस। साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माक्रियोस थर्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। साइप्रस राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। PM मोदी को अब तक 21 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया और इसका मकसद बाघ, शेर, चीता जैसे जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए सहयोग बढ़ाना है। भारत IBCA का अध्यक्ष बना है, सदस्य देश 27 हैं। इसी प्रकार भारत ISA का भी अध्यक्ष है। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का पद संभाला है, जो कि है S महेंद्र देव। और हमने पहले भी पढ़ा है कि जोधपुर के प्रोफेसर गौरव वल्लभ PMEAC में सदस्य नामित किए गए हैं। ये अध्यक्ष हैं और ये सदस्य हैं। नेक्स्ट है चर्चित स्थान टॉपिक है और हम स्टार्ट कर रहे हैं कि 30 जून 2025 को राष्ट्रमंडल संसदीय ने संघ भारत क्षेत्र जोन सेकंड का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 30 जून 2025 को धर्मशाला के तपोवन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र के जोन सेकंड के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब राज्य शामिल है। CPA एक वैश्विक संगठन है जो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सांसदों को एक साथ लाता है। CPA के वैश्विक स्तर पर 9 क्षेत्र हैं जो है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश द्वीप और भूमध्य सागरीय, कनाडा, कैरेबियन, अमेरिका और अटलांटिक CAA, भारत, प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशिया। CPA भारत क्षेत्र के भीतर 9 क्षेत्र हैं जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। जोन सेकंड इनमें से एक है। नेक्स्ट है 29 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया, निजामाबाद, तेलंगाना। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक 8500 करोड़ रुपए की हल्दी निर्यात का लक्ष्य तय किया है। हल्दी बोर्ड किसानों को उचित मूल्य दिलाने, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग व रिसर्च पर काम करेगा। प्रथम अध्यक्ष जो है वो है पल्ले गंगा रेड्डी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है कि देश का पहला राज्य जहां ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा शुरू की गई तो वो है बिहार। 28 जून 2025 को पहली बार बिहार निकाय चुनावों में वोटिंग का ट्रायल किया गया और राज्य की 26 जिलों को 42 नगर पालिकाओं में चुनावों में मतदाताओं ने मोबाइल ऐप से वोट डाले। वोटिंग का प्रतिशत 70.20% जबकि बूथ वोटिंग 54% दर्ज किया गया। यह सुविधा बूथ तक जाने में असमर्थ लोगों को दी गई। नेक्स्ट है कि 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया, तो वह है चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कोरी एवं पक्कल एरिया को जोड़ने वाले चिनाब ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया है। ऊंचाई 359 मीटर, लंबाई 1315 मीटर, आर्च स्पेन 467 मीटर। एफिल टावर से भी 30 मीटर अधिक ऊंचा है। लाभ, यह उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल प्रोजेक्ट जो कि 272 किलोमीटर का अहम हिस्सा है, यह पाकिस्तान के LOC और चीन के LAC तक भारतीय सेना के पहुंचने के समय को 5 गुना तक
घटा देगा और अब 3 घंटे ही लगेंगे। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है, जिसका उद्घाटन भी इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। खासियत 725 मीटर लंबा, 290 मीटर का स्पैन और 193 मीटर ऊंचे एकमात्र विशाल पायलन से जुड़े 96 केबल्स। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के कटरा एवं रियासी जिलों को जोड़ने वाला ब्रिज है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अहम दोनों ब्रिज के उद्घाटन के अलावा 6 जून को ही उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया, जो चिनाब ब्रिज से होकर ही गुजरेगी और इसी मार्ग पर भारत की सबसे लंबी T50 सुरंग भी है। पीएम मोदी ने कटरा से श्रीनगर के लिए 2 वंदे भारत ट्रेनों का भी शुभारंभ किया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्लोबल फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्वीकृत थीमेटिक ऊर्जा सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साझेदारी कर अमरावती में सेंटर फॉर एनर्जी एंड साइबर रेजिलियंस स्थापित करने का निर्णय लिया है और यह भारत का पहला थीमेटिक सेंटर होगा, जिसे WEF के ग्लोबल सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन C4IR के तहत हाल ही में मंजूरी दी गई है। यह केंद्र ऊर्जा संक्रमण, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल परिवर्तन और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित होगा। यह पहल स्वर्णाद्र विजन 2047 का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में पहली बार ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है? तो वो है मिजोरम। मिजोरम रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला नॉर्थ ईस्ट का चौथा राज्य बना है और इससे पहले असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश रेल से जुड़ चुके हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहली बार मालगाड़ी का स्पीड ट्रायल पूरा हुआ और जल्द ही ट्रेनों का संचालन हो सकेगा। इस क्षेत्र में रेलवे की पहुंच होना सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है जून 2025 में किस तीसरी कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिला है? स्टारलिंक। एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिल गया है। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे लाइसेंस मिला है। अब तक एयरटेल की यूटेलसैट, वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के पास लाइसेंस था। अमेजन का काइपर प्रोजेक्ट भी लाइसेंस की कतार में है। सैटेलाइट इंटरनेट से देश के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच संभव होगी। नेक्स्ट है कि देश के किस शहर में पहली बार फ्रांस के बाहर फाल्कन 2000 जेट बनाने का संयंत्र स्थापित होगा? तो वह है नागपुर। पेरिस एयर शो, जो कि जून 2025 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी डेसो एविएशन के मध्य एक रणनीतिक साझेदारी हुई है। नागपुर यूनिट को अपग्रेड कर फाल्कन 2000 जेट विमान बनाए जाएंगे। पहली बार फाल्कन 2000 जेट फ्रांस के बाहर बनेगा और इसके साथ ही बिजनेस जेट बनाने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बनेगा। फाल्कन 2000 एक ट्विन इंजन वाला जेट है और इसमें 8 से 10 यात्री बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय पहला IIT दिल्ली जो 123वें नंबर पर है, IIT बॉम्बे 129वें नंबर पे है, फिर है IIT मद्रास 180वें नंबर पे। भारत के कुल 54 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है और बिट्स प्लानिंग को भारत की 17वीं और वैश्विक 668वीं रैंक मिली। शीर्ष स्थान जो है MIT कैम्ब्रिज इंग्लैंड है। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद विमान हादसा, जो कि हम सभी को याद है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से गैटविक ब्रिटेन जा रहे एयर इंडिया के विमान टेक ऑफ होने के तुरंत बाद क्रैश हो गया और विमान एयर इंडिया B787 कैप्टन सुमित सबरवाल BG मेडिकल कॉलेज हॉस्टल, जहां विमान अनियंत्रित होकर गिरा था। विमान में क्रू मेंबर सहित 242
42 यात्री सवार थे। इनमें से एकमात्र यात्री रमेश विश्वास कुमार चमत्कारिक रूप से जिंदा बचे। विमान हादसे से गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। टाटा समूह ने मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए का हर्जाना देने की घोषणा की और यह विमान हादसा दुनिया के कुछ बड़े विमान हादसों में से एक है। संसद की स्थायी समिति ने घटना की समीक्षा के लिए जदयू सांसद यानी कि संजय झा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। नेक्स्ट है कि ईरान इजराइल के मध्य सैन्य संघर्ष के दौरान जून 2025 दोनों देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। नाम है ऑपरेशन सिंधु। ईरान इजराइल के अध्ययनरत भारतीय छात्रों को ऑपरेशन सिंधु चलाकर विशेष विमानों से सुरक्षित भारत लाया गया और ऑपरेशन ब्रह्मा जो कि है मार्च 2025 से 25 में म्यांमार भूकंप पीड़ितों के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है। कच्छ गुजरात अडानी ग्रुप द्वारा कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया और यह नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्लांट की क्षमता 5 मेगावाट की है और यह मुख्य पावर ग्रिड से जुड़ा नहीं है। इसकी ऊर्जा ज़रूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी होती है। नेक्स्ट है कि 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय समारोह कहाँ आयोजित हुआ। विशाखापट्टनम। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का राष्ट्रीय आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग कार्यक्रम में भाग लिया और इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। विशाखापट्टनम में 2 गिनीज रिकॉर्ड और 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। योग दिवस 11 दिसंबर 2024 को यूएन महासभा ने 177 देशों के समर्थन से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। प्रस्ताव भारत द्वारा लाया गया। पहला 21 जून 2015 और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया तो वह है मानेसर हरियाणा। मानेसर स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में देश का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल शुरू हुआ है। माल ढुलाई और यात्री परिवहन में भारत का दूसरा स्थान है। मानेसर टर्मिनल के शुरू होने से माल ढुलाई में तेजी आएगी। नेक्स्ट है कि पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में मई 2025 भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। कर्नाटक। वृद्धि में शीर्ष कर्नाटक ने पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में देश में पहला स्थान हासिल किया है और कर्नाटक की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता अब 7,351 मेगावाट है। वहीं तमिलनाडु ने दूसरा और गुजरात ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है योग नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देश की पहली योग नीति लॉन्च हुई और इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग व वेलनेस के क्षेत्र में वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करना है। ध्यान रहे कि उत्तराखंड ही पहला यूसीसी लागू करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है कि 23 से 24 जून 2025 को राज्य की विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। वो है मुंबई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में संसद और राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर बिरला ने संसद की प्राक्कलन समिति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारिका का विमोचन भी किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्रशासन में दक्षता वित्तव्ययता सुनिश्चित करने के लिए बजट प्राक्कलनों की प्रभावी निगरानी तथा समीक्षा में प्राक्कलन समिति की भूमिका पर मंथन किया गया। नेक्स्ट है विश्व वायु परिवहन IATA की
81वीं वार्षिक आम बैठक 1 से 3 जून 2025 को कहाँ आयोजित हुई? भारत मंडपम, नई दिल्ली। विश्व स्तरीय हवाई अवसंरचना विकसित करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की भारत में पिछली आम बैठक 42 साल पहले हुई और पहले 1993 में आयोजित की गई थी और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन उद्योग के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और इनमें एयरलाइन उद्योग की अर्थव्यवस्था, हवाई संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, सतत विमान ईंधन उत्पादन, वित्त पोषण, डीकार्बोनाइजेशन, नवाचार आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 1 जून 2025 को पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के नए भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया? कोलकाता। CFSL कोलकाता के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पूरे नॉर्थ ईस्ट की को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी। मोदी सरकार हर बड़े राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को हर जिले में मोबाइल फॉरेंसिक वैन बनाने की दिशा में काम कर रही है और हर थाने के जांच अधिकारी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर व कोर्ट को फॉरेंसिक साइंस के महत्व से अवगत कराने के लिए जनवरी 2026 से जागरूकता व प्रशिक्षण अभियान चलेगा। नेक्स्ट है कि 3 जून 2025 को में वैश्विक दक्षिण सहयोग के माध्यम से कृषि विकास को आगे बढ़ाने के लिए नए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि नई दिल्ली में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक्स और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के संयुक्त प्रयास से ICRISAT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर की आधिकारिक शुरुआत हुई। इस मौके पर ICRISAT और दक्षिण DA की SHIN भारत सरकार की एक पहल के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU भी शामिल किया गया जो क्षमता निर्माण और विकास के माध्यम से दक्षिण साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है। दक्षिण एक का उद्देश्य है कि ग्लोबल साउथ के लिए स्थायी और व्यवहारिक समाधान साझा किए जाएं ताकि वैश्विक दक्षिण के देशों को की अर्थव्यवस्था और समाज में सकारात्मक बदलाव आ सके। नेक्स्ट है कि 4 जून 2025 को भारत को मिली अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता मिली है और जिसकी अवधि होगी 2025 से 2028। भारत प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से 1998 से अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का सदस्य देश है और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान 31 सदस्य देशों, 20 नेशनल सेक्शंस और 15 शैक्षणिक अनुसंधान केंद्रों का एक संघ है जो लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करता है और इसके प्रमुख सदस्य देश हैं भारत, जापान, चीन, जर्मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, कतर, मोरक्को, इंडोनेशिया आदि। IIAS संयुक्त राष्ट्र के साथ घनिष्ठ कार्य संबंध बनाए रखता है और संयुक्त राष्ट्र की लोक प्रशासन पर विशेषज्ञों की समिति CEPA और संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन नेटवर्क में भाग लेता है, जबकि IIAS संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक रूप से संबद्ध निकाय नहीं है। यह लोक प्रशासन में संयुक्त राष्ट्र के कार्य से सक्रिय रूप से जुड़ा है। मार्च 2025 से 2028 तक के लिए अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है चर्चित योजनाएं। जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी। 16 जून 2025 को गृह मंत्रालय ने 16वीं
जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी और 16वीं जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। 1 मार्च 2027 से जनगणना प्रारंभ होगी और यह पूरी तरह डिजिटल होगी। पहली बार स्वर्ण गणना की भी सुविधा दी गई है। संदर्भ तिथि जो है पहला कि फर्स्ट पॉइंट है कि मैदानी राज्यों में 1 मार्च 2027 और सेकंड है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026। 1 अप्रैल 2026 से पहले चरण में मकान सूचीकरण होगा तथा दूसरे चरण में रहने वाले लोगों की गणना होगी। यह देश की 16वीं जनगणना है तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। इस बार जनगणना में जाति का विकल्प भी दिया जाएगा। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट योजना है केंद्र सरकार की नई ईवी नीति 2025 जारी 2 जून 2025 को। देश को वैश्विक ईवी विनिर्माण केंद्र में बदलना। विशेषताएं हैं कि न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली कंपनियों को 8,000 कारें सिर्फ 15% इम्पोर्ट ड्यूटी पर लाने की अनुमति। अवधि 5 वर्ष की है और यह छूट 30 लाख रुपए से अधिक कीमत के कारों पर ही लागू होगी। कंपनियों को 3 वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू करना होगा। स्थानीयकरण को लाभ। कंपनियों को 3 वर्ष की अवधि में 25 व 5 वर्ष की अवधि में 50% स्थानीय सामग्री को बढ़ाना होगा। मेक इन इंडिया। राजस्व कंपनी को चौथे वर्ष 5,000 करोड़ रुपए और 5वें वर्ष 7,700 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करना होगा और वर्ष 2030 तक निजी कंपनियों में निजी कारों में 30%, वाणिज्य वाहनों में 70%, बसों में 40%, 2 पहिया 3 पहिया वाहनों में 80% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया डिजिपिन यानी कि डिजिटल एड्रेस सिस्टम कितने अंकों का नंबर होगा? 10 अंकों का। डाक विभाग ने पारंपरिक पते को डिजिटल रूप देने के लिए डिजिपिन की शुरुआत करी है जो हर लोकेशन को 10 अंकों के यूनिक कोड यानी सटीक लोकेशन से दर्शाता है। डिजिपिन क्या है? तो डिजिपिन डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। एक 10 अंकों का यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जो भारत के हर 4 मीटर गुणा 4 मीटर क्षेत्र को एक विशिष्ट पहचान देता है। इसे भारतीय डाक विभाग ने IIT हैदराबाद और इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के सहयोग से विकसित किया है। यह सिस्टम ओपन सोर्स, इंटरऑपरेबल और जियो कोडेड ग्रिड पर आधारित है। इसका मकसद हर स्थान के लिए सटीक डिजिटल पता उपलब्ध कराना है और डिजिपिन एक क्रांतिकारी कदम है और इससे न केवल सटीकता बढ़ेगी बल्कि सरकारी सेवाओं, ई-कॉमर्स और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव आएगा। नेक्स्ट स्कीम है 4 जून 2025 को DHDC इंडिया लिमिटेड ने भारत के पहले 1000 मेगावाट वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज PSP की COD प्रक्रिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वह है उत्तराखंड के टिहरी में। यह शुभारंभ भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसने टिहरी PSP को किसी भी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम CPSI द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पंप स्टोरेज प्लांट और देश के पहले वेरिएबल स्पीड PSP की श्रेणी में ला दिया है। केंद्रीय विद्युत आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रतिभा सेतु पोर्टल। प्रतिभा प्रोफेशनल रिसोर्सेज एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स।
पूर्व नाम पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, जो कि 20 अगस्त 2018 से शुरू है। सालों तक यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बाद भी मेरिट में जगह पाने से चूके प्रतिभाशाली युवाओं को दूसरे क्षेत्रों में नौकरी दिलवाने में यूपीएससी मदद करेगा और इसके लिए यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल के जरिए मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त निकाय और प्राइवेट कंपनियों जैसे सत्यापित नियोक्ता उन उम्मीदवारों से जुड़ सकेंगे जो परीक्षाओं के सभी चरणों से गुजरने के बावजूद मेरिट में नहीं आ पाए। 10,000 उम्मीदवारों का डेटा पोर्टल पर है। नेशनल टोल फ्रीडम, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 15 अगस्त 2025 से देश भर में ये स्कीम लागू करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत निजी वाहन मात्र 3,000 रुपये के सालाना नेशनल टोल फ्रीडम पास के ज़रिए देश की किसी भी नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे पर यात्रा की जा सकेगी और यह राजमार्ग यात्रा ऐप पर उपलब्ध होगा। वैधता, हर साल में 200 यात्राओं तक केवल निजी वाहनों के लिए मान्य व्यावसायिक पर लागू नहीं। और नेक्स्ट है कि भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, पुणे की संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपिकल मेट्रोलॉजी ने भारत फोरकास्टिंग सिस्टम विकसित किया है और यह 6 किलोमीटर के दायरे में मौसम की सटीक जानकारी देने वाला भारत का पहला और साथ ही दुनिया का भी पहला सिस्टम होगा। पूर्वानुमान का समय भी 10 घंटे से घटाकर 4 घंटे रह जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन या से यूरोपीय देशों में 9 से 14 किलोमीटर वाली प्रणाली है। यह एक ओपन एक्सेस मॉडल होगी, यानी दुनिया भर के मौसम विज्ञानी इसके आउटपुट का इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट स्कीम है कि 24 जून 2025 को जारी की गई यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो वह है 99वां। संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में 167 देशों में से भारत का 99वां स्थान रहा और यूएन एसडीजी 17 लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक पूरा करना। रिपोर्ट 2025 की मुख्य बातें: भारत की रैंक 99वें स्थान और कुल 167 देशों में भारत का स्कोर 67। जारीकर्ता कौन है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। भारत की छलांग पिछले साल रैंक 109 थी और इस बार 10 पायदान ऊपर चढ़कर पहली बार टॉप 100 में एंट्री। शीर्ष 3 देश फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। टॉप 20 में से 19 देश यूरोप से हैं। मुख्य योगदान: स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबी उन्मूलन। इन क्षेत्रों में सरकारी प्रयासों व एसडीजी फंडिंग ने दिखाया असर। ग्लोबल अलर्ट, सिर्फ 17% लक्ष्य ही 2030 तक पूरे होने की संभावना। पड़ोसी देशों की रैंकिंग: भूटान 74, नेपाल 85, चीन 49, अमेरिका 44, पाकिस्तान 140, श्रीलंका 93 और मालदीव जो है वो है 53। भारत का प्रदर्शन 17 एसडीजी में: बेहतर स्वास्थ्य, ऊर्जा, गरीबी और शिक्षा। मंद गति किसकी है? जलवायु, समुद्री जीवन, उत्पादन और साझेदारी। नेक्स्ट है कि पीएम आशा। भारत सरकार एकीकृत योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान प्रधानमंत्री आशा को लागू कर रही है, जिसमें मूल्य समर्थन योजना पीएसएस, मूल्य कमी भुगतान योजना पीडीपीएस, बाजार हस्तक्षेप योजना एमआईएस और मूल्य स्थिरीकरण कोष पीएसएफ शामिल है। और इस पहल का व्यापक उद्देश्य किसानों की कृषि उपज के लिए सुनिश्चित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर देश की निर्भरता को कम करते हुए दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024 से 25 के लिए संबंधित राज्य के उत्पादन के 100% तक पीएसएस के तहत तुअर यानी कि अरहर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने इस पहल को अतिरिक्त 4 वर्षों यानी कि 2028 से 29 तक जारी रखने की घोषणा की।
नेक्स्ट है नई नीति। देश में एसी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने की तैयारी। भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय देश में एयर कंडीशनर का तापमान अगर 20 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच सीमित कर दिया जाए तो इसके दूरगामी फ़ायदे हो सकते हैं। केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी में है। घर, दफ्तर, मॉल, अस्पताल, सरकारी भवन हो या कार के एसी, हर जगह ये नियम लागू हुआ तो अनुमान के मुताबिक देश सालाना 10 अरब यूनिट बिजली और करीब 5,000 करोड़ रुपए बचा सकता है। बिजली की बचत, प्रदूषण में कटौती। एसी को 24 से 26 डिग्री पर चलाने से 20 से 40% तक बिजली बचाई जा सकती है। 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर 6% बिजली की बचत होगी और इससे कोयला आधारित बिजली उत्पादन घटेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम होगा। बिजली मांग में कमी से ग्रिड पर दबाव घटेगा और लोड शेडिंग की घटनाएं भी कम होंगी। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग का इंडेक्स कार्ड। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के बाद सांख्यिकी संबंधी विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है। यह पहले ही उस व्यवस्था की जगह लेगा जिसमें ज़्यादा समय लगता था। ऑटोमेशन और डेटा एकीकरण की बदौलत नए सिस्टम से तेज़ रिपोर्टिंग संभव होगी। इंडेक्स कार्ड को निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर चुनाव संबंधी डेटा हासिल करने के लिए चुनाव आयोग ने विकसित किया है। इसमें एक साथ उम्मीदवार, मतदाता, डाले गए वोट, गिने गए वोट, पार्टीवार और उम्मीदवार वार्ड वोट प्रतिशत, लिंग आधारित मतदान रुझान, क्षेत्रीय विविधताएं और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की जानकारी मिल जाएगी। इंडेक्स कार्ड के ज़रिए लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 35 और विधानसभा चुनावों के लिए 14 रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार की नव्या पहल किनसे संबंधित है, तो वो है 16 से 18 वर्ष की किशोरियों हेतु। केंद्र ने विकसित भारत 2047 के तहत किशोरियों के लिए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में पायलट पहल नव्या शुरू किया और इसमें 16 से 18 साल की लड़कियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। यह योजना 19 राज्यों के 27 आकांक्षी ज़िलों में लागू होगी। नव्या न्यूट्रिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल। वर्तमान में 9 राज्यों के 9 जिलों में नव्या पायलट योजना के रूप में चलाई जा रही है। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।